नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची से NAS प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2021 का सेट 2। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास 8 का है। तो आप सभी 8 क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं, प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं, आप सभी कलम और कॉपी को लेकर के बैठें और इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी मैं बताता हूं उसको ध्यान से समझें और कॉपी में नोट करें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का देखते हैं हिंदी में से कौन कौन से सवाल हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो है गद्यांश दिया हुआ है। तो नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो गद्यांश को पढ़ते हैं दोस्तों। मातृभाषा की उन्नति ही देश का वास्तविक गौरव है। यदि देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो सर्वप्रथम मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। ठीक है, जो लोग विदेशी भाषा को महत्व देकर देश को उन्नति के शिखर पर ले जाना चाहते हैं वे उस व्यक्ति के समान मूर्ख हैं जो बिना किसी अवास्तविक प्रकाश के सहारे अंधकार में अपनी इच्छित वस्तुओं को पाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। अतः देशवासियों को चाहिए कि मातृभाषा की उन्नति पर ध्यान दें। याद रखें कि अपनी मातृभाषा की उन्नति से ही देश व समाज की उन्नति जुड़ी है। मातृभाषा राष्ट्र के सभी लोगों को एक सूत्र में बांधती है, साथ ही साथ उनमें एकता और प्रेम जगाती है। मातृभाषा देश की आत्मा के समान होती है। तो आपने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला सवाल है, यदि देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो सर्वप्रथम किसे महत्व देना चाहिए। दोस्तों, अभी हम आपको क्या बताएं, यहाँ पे लिखा है कि यदि देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो सर्वप्रथम किसे महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है अगर हम उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो सर्वप्रथम मातृभाषा को महत्व देना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांश में मातृभाषा को किसके समान कहा गया है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे बताया गया है गद्यांश में जो मातृभाषा को आत्मा के समान कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दोस्तों, आप लोग नोट करते जाएं, जिस सवाल का कौन सा ऑप्शन मैं सही बता रहा हूँ आप उसको नोट करते जाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, मातृभाषा की उन्नति से किसकी उन्नति जुड़ी है। दोस्तों, मातृभाषा की उन्नति से देश की उन्नति जुड़ी है और समाज की उन्नति जुड़ी है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, मातृभाषा किन 2 शब्दों से के मेल से बना है। तो दोस्तों, मातृभाषा जो है देखते हैं, पहला ऑप्शन है मातृभाषा, ये नहीं होगा। दूसरा है ये भी नहीं होगा। तीसरा माँ, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मातृजोड़ भाषा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा व्यक्ति उस मूर्ख के समान है जो बिना किसी वास्तविक प्रकाश के सहारे अंधकार में अपनी इच्छित वस्तुओं को पाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। तो दोस्तों, ये जो है मूर्ख के समान है और वास्तविक प्रकाश के सहारे अंधकार में अपनी इच्छित वस्तुओं को पाने के लिए प्रयत्न करता है। वो कौन है? जो विदेशी भाषा को महत्व देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इस गद्यांश के आधार पे मैं बता रहा हूँ। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो है कविता के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो कविता को ध्यान से पढ़ते हैं। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने पर भिगो कर जाते पार, पार कर जाते ढोर ढंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे इसके पाट इसका ढालू, पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे धाम, दिन भर किच पिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ कर उठते सियार। देखिए, ध्यान से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और वीडियो को रोक करके भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो नदी की धार कैसी है, यहाँ पे सवाल है नदी की धार कैसी है। तो नदी की धार कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी धार है। यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं नदी की धार जो है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे नदी की धार टेढ़ी मेढ़ी धार है ना। तो क्या होगा? टेढ़ी मेढ़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, गर्मी के मौसम में नदी में कितना पानी रहता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि बता रहा है नदी के धार में गर्मी में के मौसम में नदी में कितना पानी रहता है? घुटने भर पानी रहता है। ऑप्शन सी इसका होगा। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार, यानी गर्मियों में घुटने भर पानी रहता है। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। कविता के इस अंश में नदी की क्या विशेषता है। तो नदी की क्या विशेषता है दोस्तों? नदी टेढ़ी मेढ़ी धार वाली ये है, नदी के किनारे की ये भी है और किनारे ये भी है। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी नंबर का होगा।
अगला देखते हैं दोस्तों, झकाझक बालू का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो झकाझक बालू इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका स्वच्छ बालू। 1 नंबर का होगा इसका सही जवाब। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा शब्दों का जोड़ा सुमेलित है? सुमेलित मतलब सही मिला हुआ है ना। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैना किचपिच किचपिच ये सही है, आपका सियार हुआ ये भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला गद्यांश फिर पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे अगला गद्यांश जो है आपका, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने के लिए किसी न किसी साथी की आवश्यकता होती है। एकाकी जीवन विधाता का अभिशाप है। इस अभिशाप से विवश होकर मानव कभी कभी मानसिक तनाव से भी ग्रस्त हो जाता है। इसलिए मानव जीवन में मित्रता का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है दोस्तों, मानव जीवन में जो है मित्रता का महत्वपूर्ण स्थान है। मित्रता के लिए विचारों का साम्य होना आवश्यक है। सच्ची मित्रता कामधेनु के समान होती है। एक बार मिल जाए तो किसी वस्तु की कमी महसूस नहीं होने देती। एक सच्चा मित्र अंधकार की जगह रोशनी प्रदान करता है। वह हमारे निराश मन में आशा का संचार करता है। मित्रता केवल दिखाने या वाक्पटुता के आधार पर नहीं करनी चाहिए। एक सच्चा मित्र सुख दुख में साथ देने वाला होता है। वह अपने मित्र के प्रति दयालु, सहृदय, उदार और बलिदान प्रवृत्ति वाला होता है। मित्रता मनुष्य में विवेक, साहस और नैतिक गुणों का संचार करती है। सच्ची मित्रता मनुष्य की उन्नति का पथ निश्चित करती है, जबकि स्वार्थवश की गई की मित्रता अवनति का कारण बनती है। ये आपने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। पहला सवाल जो है दोस्तों यहाँ लिखा है, गद्यांश के अनुसार विधाता का अभिशाप क्या है? तो विधाता का अभिशाप जो है दोस्तों, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, विधाता का अभिशाप है आपका एकाकी जीवन। यहाँ पे देख रहे हैं तो एकाकी जीवन ऑप्शन बी मेरा सही है। मित्रता मनुष्य में किस गुणों का संचार करती है? विवेक, साहस, नैतिक। डी नंबर होगा सही विकल्प सत्य है, क्योंकि ये विवेक, साहस और नैतिक तीनों गुणों का विकास करती है मित्रता मनुष्य में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। सच्चा मित्र अपने मित्र के प्रति कौन सी प्रवृत्ति नहीं रखता? तो सच्चा मित्र जो होता है अपने मित्र के प्रति अकर्मण्य की प्रवृत्ति नहीं रखता है, बाकी दयालु, सहृदय, उदार ये सभी रखता है। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, सच्ची मित्रता की तुलना किससे की गई है? तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सच्ची मित्रता की जो तुलना है वो किससे की गई है? तो कामधेनु से, हाथी से, घोड़े से, कोई विकल्प सत्य नहीं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सच्ची मित्रता की तुलना किससे की गई, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सच्ची मित्रता की जो तुलना है वो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या, कामधेनु से। देखिए यहाँ पे लिखा है सच्ची मित्रता कामधेनु के समान होती है ना। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 14 नंबर का सही जवाब होगा कामधेनु से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15, अंश में आए शब्द सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है? ये आपको बताना है, सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो सामाजिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है, देखिए, समाज और एक मिलकर सामाजिक बनता है ना। अब हम मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या लिखा मैथ में देखते हैं। 14 + 8/10 + 15 5/100 यहाँ पे होना चाहिए था, है ना, 100 होना चाहिए। तो कैसे इसको बनाते हैं देखते हैं। 14 लिखेंगे, दशमलव लिखेंगे, क्योंकि 8 दशांश है तो 8 होगा, और आपका ये शतांश है 5 होगा। 14.85 कहाँ पे, 1 नंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। वृत्त, पंचभुज और षटभुज में सबसे कम शीर्ष किसमें है? तो कम शीर्ष यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, पंचभुज में 5 शीर्ष में 6, इसमें वृत्त में कुछ भी नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। आगे देखते हैं 18, 42 मीटर, 49 मीटर और 63 मीटर की लंबाई 3 रस्सी है। बड़ी से बड़ी लंबाई की माप क्या होगी? तीनों रस्सी को पूरा बांटा जा सके। दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा, हमको तीनों संख्याओं का महत्तम निकालना होगा। इसके लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे तीनों भाग लग जाए तो वो होगा 7, क्योंकि 7 × 42, 7 × 7 = 49, 7 × 63, तो यहाँ पे सही जवाब होगा 7। आगे देखते हैं दोस्तों, 20, 16, 20, 26, 21, 18, 18, 17, 20, 25, 16 का परिसर क्या होगा? दोस्तों मैं बता देता हूँ, परिसर जो होता है अधिकतम आंकड़े में न्यूनतम आंकड़ों को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे अधिकतम आंकड़ा 26 है, न्यूनतम आंकड़ा 16 है, घटा देंगे कितना बचेगा? 26 में 16 10 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है 3x + 5 बराबर आपका 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 को उधर ले जाएंगे, उधर जाके 5 माइनस होगा, कितना बचेगा? 15 बचेगा। ठीक, और 3 यहाँ पे x है, इसके साथ गुना है तो 3 भाग लगेगा, तो 15/3 यानी कि कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 कहाँ पे दोस्तों? तो 5 मेरा ऑप्शन नंबर ए में इसका सही जवाब होगा, यानी x का मान कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 21वां सवाल। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई जो है 3:2 है और परिमाप 240 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, इसको हम दिखाते हैं आपको बना के।
तो लंबाई चौड़ाई कितना 3 और 2 है, तो 3 और 2, तो परिमाप कितना होता है हम लोग देखते हैं दोस्तों। परिमाप जो मेरा होता है 2 × L + B होता है, ठीक है। और ये परिमाप आपका दिया हुआ है 240 मीटर, लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे जो चौड़ाई और लंबाई का 3 और 2 है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5x हम लोग लिख सकते हैं इसको। और 5x जब लिखेंगे तो 240 बटा आपका 2 कर देंगे, ये जो 2 है ना ये वाला, ये भाग लगेगा, बचेगा 120, ठीक है। ठीक है दोस्तों 120, तो x जब करेंगे तो 120 में 5 से भाग लगाएंगे, है ना, तो कितना आएगा 24 आ जाएगा, ठीक। कितना आ गया 24, यानी x का मान यहाँ पे आ गया 24। यहाँ पे 3x था तो 3 × 24 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। और गुना में यहाँ पे था 2x, तो 24 दूना आपका 24 दूना 48 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 48 और 24 को गुना करना होगा, है ना। तो 48 से 24 को गुना करेंगे दोस्तों तो मेरा आएगा 3456 वर्ग मीटर आएगा, है ना। आप गुना करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 22 देख लेते हैं। 248 रूट में है, प्लस 52 भी रूट में है, प्लस 144 भी रूट में है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। आइए इसको हम बना के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे रूट में, और ये आपका 248 लिख देंगे। आप प्लस में आपका यहाँ पे रूट 52 भी लिख देंगे, है ना। और प्लस में आपका देखिए 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो 12 यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 248 यहाँ लिखेंगे प्लस, और ये 52 और 62 64 होगा, और उसका रूट है 64 का रूट कितना होगा 8 होगा, 8 जोड़ देंगे, ठीक है। अब 248 और 8 कितना होगा आपका हो जाएगा 256 हो जाएगा, है ना। और 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। 16 कहाँ पे दोस्तों 16 मेरा ऑप्शन नंबर, आप इसको जो स्क्रीनशॉट है इसको खींच करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो 216 मैंने आपका कितना 16 इसका आंसर आया था। 16 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। 2n × 2⁻6 बटे 2⁻³ इक्वल टू 2⁻18 है, तो n का मान ज्ञात करें, ठीक। कैसे बनाते हैं दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे, तो ठीक। तो 2n और यहाँ पे 6 को जोड़ेंगे। 6 को क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना बीच में देखिए गुना का चिन्ह है ना, तो गुना होने पे पावर को जोड़ देते हैं, और जो नीचे है वो ऊपर जब जाएगा पावर तो ऊपर जाके माइनस होता है। तो चूंकि यहाँ पे माइनस पहले से दिया हुआ है 3, तो ये भी ऊपर जाएगा तो ये 3 जाके प्लस होगा, तो ये भी 3 प्लस हो जाएगा आपका। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2⁻18, ठीक है। तो बेस हमारा 2 है, तो ये 2 कैंसिल होगा, तो मान लीजिए कितना बचेगा 6 3 9, तो यहाँ कितना बचेगा n + 9, इधर बचेगा हमारा 18, है ना। 9 उधर जाके बचेगा 9, यानी n का वैल्यू मेरा 18 में 9 घटाएंगे 9 बचेगा। तो 9 कहाँ दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे 9 कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो 9 कहीं नहीं दिया, आप देख लीजिएगा ऐसे n का वैल्यू 9 आया है ना। तो 9 यहाँ पे कहीं नहीं है, 8 12 18 6 है, तो आप जैसा भी आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों। 9 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के अंदर एक त्रिभुजाकार हरे घास का क्षेत्र है। अगर आयत का परिमाप 50 मीटर है तो हरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे परिमाप क्या बोले थे आपको, जब भी चौड़ाई दिया रहेगा और लंबाई निकालना है तो हम लोग परिमाप को 2 से पहले भाग करते हैं, ठीक। तो परिमाप को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 50 अब बटा 2 कितना होगा 25 हो जाएगा। हाँ, उसमें से क्या घटाते हैं, ये जो चौड़ाई है उसको घटा देंगे, 9 घटा देंगे, ठीक। तो आपका ये कितना हो गया, आपका 25 हो गया, अब 25 में 9 गया 16 बचेगा। तो 16 क्या हुआ, ये मेरा 16 हो गया लंबाई, ठीक है। और चौड़ाई मेरा 9 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 16 9 144 मेरा हो गया, ठीक। तो ये मेरा क्या है, हरा घास का क्षेत्र उसका आधा है, जो पूरा है जो आयताकार भाग उसका आधा है ये। तो 144 का आधा मतलब 2 से भागा देंगे, तो भाग देंगे तो आएगा 72। तो 72 कहाँ पे है, 72 मेरा देखते हैं कहाँ पे दोस्तों, तो 72 मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 है और शीर्ष लंब 10.4 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखते हैं दोस्तों, इसको बना के मैं दिखाता हूँ। त्रिभुज का परिमाप 36 है, ठीक। तो त्रिभुज का परिमाप कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना। तो परिमाप जब 36 दिया है तो इसको भुजा कितना होगा, तो 36 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि मेरा यहाँ पे 12 हो जाएगा इसका एक भुजा, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 और आधार गुना ऊंचाई। तो आधार मेरा कितना होगा, आधार मेरा 12 हुआ और ऊंचाई मेरा होगा 10.4 होगा, है। तो 6 बार में काट देंगे यहाँ पे हम, 2 6 12, और जब इसको गुना करेंगे तो ये मेरा होगा 62.4 होगा, ठीक है दोस्तों। तो 62.4 मेरा कहाँ पे है, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं रुक जाता हूँ।
तो दोस्तों 62.4 मेरा कहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ अगला सवाल दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पे कहता है कि 2, 5 यहाँ पे खाली जगह है, 8, 0, 2 में खाली स्थान पर कौन सी संख्या भरेंगे ताकि 3 से विभाजित हो जाए हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 4, 1, 7 तीनों भरने से मेरा ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। कैसे होगा आइए हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 3 से पूर्णतः विभाजित वो संख्या होती है जिनकी अंकों का जोड़ 3 से भाग लग जाए। ठीक है, तो ये अंक मेरा कौन कौन है यहाँ पे देखते हैं, 2, 5, 2, 7, 8, 15, 2, 17 और अगर हम 1 लिखते तो 18 हो जाएगा, तो जो कि 3 से कट जाएगा, 18 होगा वो 3 से मेरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 2, 5, 7, 17 और 4 ये वाला 4 जोड़ 21 होगा, जो कि 3 से 21 भी 3 से कटेगा। और ये देखते हैं 17 और 7 24, ये भी मेरा 3 से कटेगा, तो तीनों 3 से कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 27वां सवाल, संख्या रेखा पर देखकर बताना कौन है नहीं सही विकल्प सही। अद्भुत क्वेश्चन है, अलग ढंग का थोड़ा है, फिर भी हम इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है -9 से b बड़ा है, देखिए -9 यहाँ पे है और b यहाँ पे है, तो इससे बड़ा ये सही होगा। और 9 से ये छोटा है, 9 यहाँ पे ये छोटा है, ये भी सही है। यहाँ पे कहता है ये से b बड़ा है, देखिए मेरा ये यहाँ पे और b यहाँ पे है, तो ये तो छोटा है, तो ये गलत हो गया। और कहता है 0 से b बड़ा है, 0 यहाँ पे b इधर है, तो ये छोटा है, जबकि यहाँ पे बड़ा आकार है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 2 गलत हो गए। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आपका तो 1 होना चाहिए था, मगर यहाँ पे 2 गलत आ गया है, आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 28वां सवाल। 28वां में क्या कर रहा है, दिए गए आयत का त्रिभुज से बने आकृति का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये जो मेरा आयत है और ये मेरा त्रिभुज है, दोनों को जोड़ेंगे क्षेत्रफल निकाल के। तो इसका कितना होगा आपका, इसका हो जाएगा 64 और इसका कितना होगा, इसका मेरा देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये 16 में 8 घटाएंगे 8 बजेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका 8 मीटर आएगा, है ना। और ये 6 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, लिख के दिखाता हूँ, 1/2 आधार मेरा 8 होगा, ऊंचाई मेरा 6 होगा, 3 बार में कटेगा और 8 तिया मेरा 24 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये मेरा जो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल वो मेरा कितना आया था 24 और उधर आया था 64। ठीक है, तो 64 में 24 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 88। ठीक, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो जो कि मेरा कहीं नहीं है, तो आप देख लीजिएगा 88 होना चाहिए था, जो कि कहीं नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। एक गांव की आबादी 26,000 थी, अब 25,840 480 हो गई है, जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कमी पूछ रहा है। ठीक, तो कितना जनसंख्या थी, 26,000 थी, अब हो गई है 25,480, तो कितना कमी हुआ वो पहले हम निकाल के देख लेते हैं। तो कितना है, 26,000 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, उसमें से 25,480 को घटाना है, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 520। ठीक, तो 520 मेरा कितना कमी हो गया। अब प्रतिशत कमी निकालना है, तो क्या करेंगे, ठीक है ना, तो 520 को ऊपर में लिखेंगे, अब बटा में टोटल कितना था, 26,000 था। ठीक, 26,000 था और गुना में कितना था, 100 हम लोग लिखेंगे गुना में, 2 0 2 0 कटेगा, 0 0 कटेगा और 26 दूना 52 कटेगा, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में है ना। समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों 30 नंबर में कहता है दिए गए त्रिभुज में कौन 4, 5 और 6 के मापों का कुल जोड़ कितना होगा। तो कुल जोड़, कुल यानी कि यहाँ पे 4 कहाँ बाहर में है, 5 बाहर में, 6 बाहर में। तो मैं बता दूं दोस्तों, त्रिभुज के बाह्य कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री कहाँ पे है, देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आते हैं विज्ञान के सवाल की ओर। तो दोस्तों विज्ञान का सवाल क्या कह रहा है, एक बर्तन में चने के कुछ भीगे बीजों को रखा जाए तो कुछ दिनों के बाद बीज में पौधा बनने की प्रक्रिया कौन सा चरण सबसे पहले दिखाई देगा, सर्वप्रथम दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, ऑप्शन देखते हैं। पहला है बीज में अंकुरण होना, दूसरा है जड़ें निकलना, तीसरा तना का बनना, चौथा पत्ती निकलना। तो सबसे पहले अंकुरण होगा दोस्तों, इसलिए सबसे पहले इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 32 नंबर में, जिस प्रकार जीव जंतुओं के शरीर से पसीना, मलमूत्र आदि के रूप में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया के फलस्वरूप किन किन पदार्थों का स्राव होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रबर का होता है, गोंद का होता है, रोल का, तीनों का होता है, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, है ना। कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 33वां सवाल, दैनिक जीवन के किन किन क्षेत्रों में हम पदार्थों का समूहीकरण अपनी सुविधा के लिए इस तरह से करते हैं ताकि ज़रूरत के समय उस वस्तु को आसानी से ढूंढा और
पाया जा सके। ठीक है, तो हम लोग समूहीकरण को क्या किस में करके रखते हैं, पुस्तकालय में किताबों को समूहीकरण करके रखते हैं, दवाखाना में दवा को रखते हैं, रसोई घर में किचन की जो सामान है, रसोई घर के जो सामान उसको रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर होना चाहिए डी नंबर, सारे विकल्प सही हैं। आगे बढ़ते हैं 34, कोकूनों से रेशम के रेशों को अलग करके उनका संसाधन किया जाता है और इन रेशमी धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में होता है। रेशम का रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। यह किस पदार्थ का बना होता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो दोस्तों यह जो पदार्थ होता है, ऑप्शन देखते हैं क्या है, कैल्शियम, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो पदार्थ होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। आप नोट करते जाएँ। आगे देखते हैं 35 नंबर, निम्न में कौन सा कथन सही है। कथन देखते हैं दोस्तों, अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे हाथ पैर की पेशियों में दर्द और ऐंठन होने लगते हैं। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें दर्द और ऐंठन से आराम मिलता है। ये दोनों बात सही है दोस्तों, ये दोनों कथन सही किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36वां सवाल, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है और वायु द्वारा डाले गए दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जो है आपका यहाँ पे एक के साथ बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव में क्या परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। तो वायुमंडलीय दबाव ऊंचाई के बराबर हो जाता है, अगला वायुमंडलीय दबाव बढ़ता है, अगला वायुमंडलीय दबाव स्थिर रहता है, उसका आगे वायुमंडलीय दबाव घटता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे पृथ्वी के सतह से जब ऊंचाई की ओर जाएंगे तो वहाँ पे वायु का जो दाब है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर, सही विकल्प का चयन करना है। लिखा हुआ है जंग लगना एक लाभदायक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए दोस्तों, ये लाभदायक परिवर्तन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन है मगर लाभदायक नहीं है। ठीक है, तो ये गलत होगा। और लोहे से बनी सामानों में खुले छोड़ देने पर नमी और हवा के संपर्क में आने से इनमें भूरे रंग की प्रजम से जंग कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कथन गलत है मगर कारण सही है। तो कथन का कारण से कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38वां सवाल, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करना है। घर्षण को बढ़ाने या कम करने के कई तरीके हैं, जैसे मोटर, मैकेनिक मशीनों में ग्रीस और तेल डालकर मशीन को में होने वाले घर्षण को कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या कम करते हैं या ख़त्म करते हैं, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों यहाँ पे घर्षण को कम कर देते, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 39 नंबर, सही विकल्प का चयन करना है। कथन ये है, इस रंग बिरंगे संसार को और अपने चारों ओर स्थित विभिन्न वस्तुओं को हम अपनी आंखों की सहायता से देख पाते हैं, जो कि मानव शरीर का एक प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है। दूसरा है, कारण अंधेरे में हम वस्तुओं को देख पाते हैं क्योंकि वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश एक प्रमुख अवयव घटक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर गलत है, पहला नंबर सही है। तो यहाँ पे कथन हमारा सही है, कारण गलत है। तो कथन से कारण गलत कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 40 नंबर, पेड़ पौधों को पोषक प्रदान करने वाले रासायनिक पदार्थ जैसे यूरिया, पोटाश, सुपर फास्फेट आदि किसके उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण हमारे उर्वरक के हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। आगे देखते हैं दोस्तों 41, जो रेशे कृत्रिम तरीकों से प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं संश्लिष्ट या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। निम्नलिखित में से एक सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन है सूती, रेशम, ऊन और नायलॉन। तो दोस्तों ये जो कृत्रिम रेशा होता है वो नायलॉन होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं दोस्तों 42, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करना है। ध्वनि को संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। ऐसी जगह जहां वायु ना हो और ध्वनि भी संचरित नहीं हो सकती है, वह क्या कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल, निर्वात, जैवमंडल। विकल्प 1 तथा 3 सही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो होगा निर्वात, यानी जहाँ पे वायु ना हो और ध्वनि संचरित ना हो उस जगह को निर्वात कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, लोहे के पात्रों, बर्तनों आदि को संक्षारण से बचाने हेतु लोहे के ऊपर धातु की एक परत चढ़ाना, सतह लेपन या गैल्वेनीकृत करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस धातु का लेपन किया जाता है वह है कौन सा धातु है दोस्तों। देखते हैं जिंक, सोना, क्रोमियम, टीन, इनमें से कौन सा होगा दोस्तों। तो मैं बता दूं, जो लोहे पर जब परत चढ़ाया जाता है वो होता है क्रोमियम का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 24, सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी के अक्ष का झुकाव सदा एक ही ओर रहता है। इस झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण पृथ्वी पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तापमान, ऋतु, दिशा, समय। तो दोस्तों सूर्य की परिक्रमा कौन करती है, पृथ्वी करती है। तो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, इस हिसाब से यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में नमी तथा लवणता अधिक होती है, जिसके कारण पुल, मकान के ग्रिल, नाव, जहाज आदि में जंग बहुत जल्दी लग जाती है और वे कमज़ोर हो जाते हैं।
इससे बड़े पैमाने पर होती है। क्या होती है? क्योंकि जंग के कारण हर वर्ष लाखों रुपयों की क्षति होती है। दोस्तों जब रुपयों की क्षति की बात यहाँ पे आ रही है तो वो आर्थिक हानि होगी। तो देखते हैं आर्थिक हानि कहाँ पे है। पहला सांस्कृतिक हानि, दूसरा राजनीतिक, तीसरा आर्थिक, चौथा भौगोलिक। तो आर्थिक हानि हमारे यहाँ पे नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आप नोट करते जाएँ कॉपी में। आगे देखते 46, किसी देश अथवा स्थान इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत आप कौन से समूह को शामिल करेंगे? पहला अभिलेख, विदेशी यात्रा, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, और क्या है गल्प साहित्य, अभिलेख, वेद और सिक्के पुराण, और चौथा मूर्तियाँ, अभिलेख और स्मारक भवन। दोस्तों मैं बता दूँ, इतिहास को जानने के लिए ये चारों चीज़ अनिवार्य है, लेकिन इसमें से क्या कहा है? पुरातात्विक स्रोत बोला है और साक्ष्य बोला है। तो वो मेरा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अभिलेख, विदेशी यात्रा, विवरण, धार्मिक साहित्य। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्या कह रहा है? हमारे सौर परिवार का एक ग्रह पृथ्वी है और दूसरा कारण कहता है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये दोनों बात यहाँ पे सही है दोस्तों। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो कथन और कारण दोनों से ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48, निम्नलिखित विविधताओं में से कौन सी विविधता किसी देश की भौगोलिक विविधता को दर्शाता है? यह धुसका, छिलका रोटी, इडली, मोमोज, मक्के की रोटी आदि। दूसरा है हिमालय से सटे क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है जबकि मरुस्थल क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी। तीसरा है मेघालय के मासिक की दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। चौथा है दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव स्थल भारत माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका 1 नंबर सही नहीं होगा, 4 सही नहीं होगा। कौन कौन सी होगा? ब और स होगा। सॉरी दोस्तों, गले में थोड़ा खराश हो रही है सर्दी के कारण। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ब और स आने ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। दिए गए भारत के मानचित्र में अलग अलग सैनिक अभियानों को दर्शाया गया है। ये सैनिक अभियान दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासकों द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो है सैनिक अभियान जो है ये दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 50वां सवाल। यह मंदिर भारत के पूर्वी राज्य में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। इस मंदिर का नाम बताइए। ठीक है, तो कौन सा मंदिर है? ऑप्शन है लिंगराज मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारिया महादेव मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो नागर शैली में जिस मंदिर का निर्माण हुआ है और जो पूर्वी राज्य में, भारत के पूर्वी राज्य में, वो मेरा लिंगराज मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 51। किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी लोगों को मत देने का वैधानिक अधिकार है या नहीं। भारत में किसे मत देने का अधिकार है दोस्तों? तो ऑप्शन देखते हैं, केवल पुरुषों को ये नहीं होगा, केवल महिला को ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा? तो भारत के सभी बस ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, क्योंकि विदेशी नागरिक को मत देने का अधिकार यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 52। लोकतंत्र में एक दलीय व्यवस्था के स्थान पर बहुदलीय व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जनता के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को सामने लाते हैं। बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण ही अन्य राजनीतिक दल प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। सी नंबर में बहुदलीय व्यवस्था ही लोकतंत्र में किसी एक दल की निरंकुशता से बचाता है, उपरोक्त सभी। तो इस हिसाब से देखने यहाँ पे दोस्तों 1 नंबर मेरा सही हुआ, बी सही हुआ, तीसरा सही हुआ, यानी तीनों जब सही हुआ तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। दिए गए भारत के मानचित्र को देखकर बताना है कौन सा तटीय राज्य चक्रवाती क्षेत्र का भाग नहीं है। दोस्तों ये जो लाल कलर में जो दिख रहा है आपके यहाँ पे, ये जो लाल कलर में दिख रहा है ये आपका खतरे वाला है, चक्रवाती वाला भाग है। लेकिन दोस्तों मैं दिखाते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका चक्रवाती से थोड़ा सा दूर में है। तो जूम करके मैं दिखाता हूँ, वीडियो को जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र। तो यहाँ पे महाराष्ट्र देखिए लाल खतरा से बाहर है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। ठीक है, छोटा कर लेता हूँ फिर फिगर को मैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं अगला सवाल 54। दिए गए मंडलीय परत के चित्र को ध्यान में देखें और पता लगाएं किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पे समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो दोस्तों जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रहते हैं और हमारे जो भी वायुमंडल क्षोभ मंडल है वहाँ पे मौसम संबंधी घटना होती हैं, बादल गरजते हैं, बारिश होती है, ये सब होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 55। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार का वन पाया जाता है? शीतोष्ण सदाबहार वन,
और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं 200 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक बारिश होती है वहाँ पे सदाबहार वन होता है, ये तो है, लेकिन वो उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1857 की विद्रोह से संबंधित केंद्र और नायक के नाम दिए गए हैं, इनमें से जो गलत जुड़ा उसको चयन करना है। ठीक, तो दिल्ली का अजीमुल्लाह, कानपुर का नाना साहब, ये सही होगा। इलाहाबाद का ये भी सही होगा, झांसी रानी ये भी सही होगा। ठीक है, तो कौन सा गलत होगा? जो बच गया आपका क्या बचा? नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। यानी गलत जोड़ा कौन है इसमें? गलत जोड़ा इसमें है दोस्तों नंबर ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परिच्छेद में क्या है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने विलय या राज हड़प की नीति सहारा लिया। इसके तहत सर्वप्रथम सतारा, जम्मलपुर, नागपुर, झांसी को इस आधार पर अपने राज्य में मिला लिया। इन रियासतों का कोई पुरुष वारिस नहीं था, ये लिखा है। ठीक, पुरुष वारिस नहीं था। तो क्या क्वेश्चन लिखा है? विलय के सिद्धांत का मुख्य आधार। यहाँ ये जो परिच्छेद हमारा लिखा हुआ है दोस्तों, ये परिच्छेद आप पढ़ लीजिएगा, इस परिच्छेद से आपका जवाब में यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है? विलय के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था? कुशासन के आधार, पुरुष वारिस न होने पर, असंतोष के आधार पर और साम्राज्य विस्तार के आधार पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पुरुष वारिस न होने पर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पुरुष वारिस नहीं था, यानी पुरुष वारिस न होने पर इसको मिला लिया गया, विलय कर लिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 58 दिए गए कथनों में से कौन कौन सा कथन भारतीय संविधान के संबंधित हैं? प्रस्तावना को संविधान का सार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही है, ये वाला आपका सही है। और संविधान का 42वां संशोधन उसके क्षेत्र में क्या, ये भी सही है। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द संविधान के द्वारा जोड़ा गया है, संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये कथन सही है। तो तीनों सही यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 59 नंबर, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य। तो भारत की संपन्न सांस्कृतिक और विरासत को बनाए रखना, एक सूत्रीय भारतीय संस्कृति का क्या है? विकास करना, और अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के बनाए रखने में सहायता करना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और आज का इस वीडियो का अंतिम सवाल देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? दिए गए मानचित्र में चावल उत्पादक देशों को दिखाया गया है, इसमें 2 और 3 से किस देश को दिखाया गया है? ठीक है, तो 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका 3 है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, 1 नंबर में भारत यहाँ पे दिखा रहा है, भारत के बगल में चीन है, और यहाँ पे जापान आपका, चीन और जापान किसमें है? चीन जापान आपका ए नंबर में है। ठीक है, कि बी में भारत और जापान है, श्रीलंका और चीन है, भारत और चीन है। इसका आंसर होगा चीन और जापान, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक सभी साथियों में आप शेयर करने का कार्य करेंगे, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके जितने भी विद्यार्थी साथी लोग हैं सभी उठाएंगे। और दोस्तों अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपसे कहना है कि हमारे YouTube चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन को जल्द ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।